हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप शायद अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। आप टीवी ऑन करते हो, जो आपके घर में टेलीविज़न है उसको आप ऑन करते हो, तो आप देखते हो कि कुछ समय बाद टीवी जो है गर्म होने लगती है। ठीक है, या अगर हम फैन की बात करें, फैन जो चलता है तो फैन को ऑन करने पर जो उसमें करंट फ्लो होता है, उस कुछ समय बाद फैन भी गर्म होने लगता है। ठीक है, या हम मोबाइल चार्जर की बात करें, जब हम अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, जिस फ़ोन से आप चिपके रहते हो दिन भर, उसको भी तो कुछ खाना पानी चाहिए। आप भी तो खाते हो कि नहीं खाते हो, तो उसको आप खाना पानी देने के लिए उसका चार्ज करते हो। तो आप देखते हो कि चार्जर कुछ समय बाद चार्जर जो है गर्म होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, वही हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है? चार्ज का फ्लो होना। तो चार्ज का फ्लो होना, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना दूं। चार्ज जब फ्लो होता है तो कंडक्टर के अंदर कोलाइजन होता है। ठीक है, कोलाइजन अब किससे होता है? पॉजिटिव चार्ज से कोलाइजन होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम मेटल्स में कर्नल बोलते हैं। ठीक है, अब कर्नल वो वाला नहीं है जो आर्मी वगैरह में होता है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कर्नल है। ठीक है, तो आप उससे उसको कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, कर्नल जो है, कर्नल से कोलाइजन होता है। इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब हमने मान लिया इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और चार्ज जो है क्यू फ्लो हो रहा है, और कितने समय के लिए हो रहा है? टी। तो हम बोलेंगे आई इक्वल, हम जानते हैं क्यू अपॉन टी होता है। आई इक्वल क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसी को हम करंट बोलते हैं। अब यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या आता है हमारे पास? आई टी आ जाएगा। अरे भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो करंट होगा, इसको यहाँ भेज देंगे तो क्यू इक्वल क्या आ जाएगा? आई टी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जब करंट फ्लो होगा तो इन दोनों के जो एंड है उन पर क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया पर पोटेंशियल डिफरेंस भी तो प्रोड्यूस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bringing a unit positive charge from one point to another point is called electric potential. The work done, the amount of work done to bringing a point charge from one point to another point is called electric potential. ठीक है, तो यहाँ से हम वर्क डन निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हम इसको वी क्यू लिख सकते हैं। सॉरी, इसको आप स्मॉल ही लिखिए क्योंकि यहाँ पर स्मॉल लिया है तो स्मॉल लिखिए, वी क्यू लिख सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम इसको क्या लिख सकते हैं? V इक्वल
IT लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट से आया। अब हम जानते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल IR होता है। तो W इक्वल क्या हो जाएगा? IR/IT, जो कि फाइनली हमारे पास आएगा I²RT। ठीक है, ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होगा। अब जो हीट होती है ना, हीट हम किसे कहते हैं? जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, मैंने आपको बताया था कुछ पार्ट जो होता है वो वेस्ट होता है हीट में, और कुछ पार्ट जो होता है वो होता है वर्क डन में। तो जो वर्क डन होता है उसी के इक्वल जो होती है वो हीट प्रोड्यूस होती है, उसी के इक्वल जो है हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम इसको कह सकते हैं वर्क डन किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल होता है। और हीट भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म ही तो है। तो इसको हम लिख सकते हैं H इक्वल I²RT, क्योंकि ये वर्क डन की इक्वल ही तो होती है। अच्छा, अब वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो हीट की यूनिट भी क्या होगी? जूल, क्योंकि वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल। इसको मैं लिख सकता हूँ SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ठीक है, जूल। ये हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थर्ड है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? इसी इक्वेशन को हम बोलेंगे जूल्स लॉ। ठीक है, यही है जूल्स लॉ। इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीट। ये इक्वेशन थर्ड जो होता है वही होता है जूल्स लॉ। अगर हम हीट को पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं V इक्वल IR होता है। यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो V/R आएगी, और I की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो स्क्वायर लगाए तो V²/R², और R पहले से ही है तो एक R से एक R कैंसल, तो H इक्वल आ जाएगा V²/RT। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हीट निकाल ली। ठीक है, ये हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हीट हो गई। अगर आप 1 सेकंड के लिए निकालना चाहें तो T की जगह 1 पुट कर देना, आपकी 1 सेकंड के लिए आ जाएगी। वर्क डन भी आ जाएगा। अगर 1 सेकंड के लिए निकालना चाहें कि एक सेकंड में कितना वर्क डन हुआ, वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जूल्स लॉ से हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। इस इक्वेशन को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जूल्स लॉ से हमने क्या निकाला? एक कंक्लूजन। और वो कंक्लूजन था, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, H इक्वल I²RT की जो हीट जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, पहली चीज। दूसरी क्या है? हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और तीसरी चीज है, जो हीट है वो टाइम पर भी डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? टाइम पर, कि जिस कंडक्टर में से करंट कितने समय में फ्लो हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगी। तो ये हमने जूल्स लॉ से कंक्लूजन निकाले। अब हम चलते हैं
न्यूमेरिकल पर। अब हम इसके हीटिंग इफेक्ट के न्यूमेरिकल को अच्छे से करेंगे। तो आपने नोट तो कर ही लिया होगा, वैसे ऐसा उसमें कुछ था भी नहीं, सिंपल सा था। तो अब न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो ये दो पहले न्यूमेरिकल है हमारे, अब हम इनको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना इनको। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमसे। सर न्यूमेरिकल थोड़ी ना कुछ कहता है, कहते तो आप हो बहुत कुछ। अरे भाई मैं कुछ नहीं कहता हूँ आपसे, मैं कैसे कह सकता हूँ, ठीक है। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना यार। तो देखिए, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट गिवन दिया हुआ है हमें। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट का, अप्लाइड across a resistance of 500 ohm एन इलेक्ट्रिक आयरन। तो हमें कैलकुलेट करना है आई करंट। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल आई आर होता है, आई इक्वल V अपॉन आर होगा। P की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 250 दी हुई है, I की वैल्यू 500 दी हुई है। 10 से 10 कैंसिल, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर का करंट आएगा, ठीक है। अब कह रहा है वो हीट प्रोड्यूस कितनी हुई 10 सेकंड में, टाइम दे रहा है, यहाँ पर हम टाइम लिख सकते हैं 10 सेकंड, ठीक है। कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। हीट का फॉर्मूला होता है आई एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी, एच स्क्वायर आर टी, ठीक है, एच स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, आर की वैल्यू है 500 और टी की वैल्यू कितनी है 10। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.25 इंटू 500 इंटू 10 इंटू 10। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 1250 और इसको मेजर करते हैं हम जूल में। तो जूल, तो हमारे पास इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड। हर एक सेकंड में 100 जूल हीट प्रोड्यूस होती है, 100 जूल हर एक सेकंड में। तो टाइम कितना हो गया 1 सेकंड। और इन्हें 4 ओम रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम जानते हैं एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी। ये मैंने पहला फॉर्मूला बताया था, फिर आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, इसी से ही बना था वो, ओम्स लॉ से V इक्वल आई अपॉन आर। अगर हम इसमें पुट कर दें तो V स्क्वायर आर टी। ये मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ पूरा इधर, लेकिन आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मतलब आप रफ पे कीजिएगा ये सब। और यहाँ से V की वैल्यू रखेंगे हम, V की तो फाइंड ही करनी है हमको। H की रखेंगे हम 100 जूल। R इस तरफ आ जाएगा, R की वैल्यू है 4 और T इसके नीचे जो कि 1 सेकेंड और V स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 400 V स्क्वायर। तो V की वैल्यू आ जाएगी 200 वोल्ट। ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें प्रोड्यूस होगा। अब हम और न्यूमेरिकल, अब हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो हमने अभी हीटिंग इफेक्ट को पढ़ा कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन करते समय हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी
W इक्वल वी आई टी, ये इक्वेशन पढ़ी थी, ये पढ़ी थी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आई कहाँ से, मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, Q अपॉन W अपॉन Q, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि Q इक्वल क्या होता है, आई टी। यहाँ से अगर हम वर्क डन निकालें तो W इक्वल क्यू वी, सॉरी इसको अगर हम स्मॉल लिख लें तो क्यू वी, और W इक्वल इसमें वी, इसमें क्या करते हैं हम Q की वैल्यू पुट करते हैं तो आई टी वी, तो यही इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, तो हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें पावर का पता करना है। तो पावर का पता हम कैसे करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इस W के नीचे इसको ले आता हूँ T को, इस W के नीचे इस T को ले आता हूँ, और ये इसके इक्वल हो जाएगा वी आई के, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो वर्क किसके इक्वल है, एनर्जी के, हम इसको एनर्जी मान सकते हैं, हीट एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे कि द एनर्जी लॉस इन टाइम इंटरवल टी इज कॉल्ड पावर। इसी चीज को हम पावर भी बोलते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसको हम हीट बोल रहे थे, ये एनर्जी थी और यही वर्क डन था। लेकिन अगर हम पर यूनिट टाइम पर वर्क देखें तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है, पावर। तो हम क्या बोलेंगे, द एनर्जी लॉस इन टाइम टी इज कॉल्ड पावर, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, पावर क्या है, द एनर्जी लॉस इन टाइम टी इज कॉल्ड पावर। इसका एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला होता है v, आई की जगह हम रख सकते हैं v अपॉन आर, तो यहाँ से हो जाएगा इसका वी स्क्वायर अपॉन आर। एक फॉर्मूला ये भी हो गया इसका, ठीक है। एक और फॉर्मूला भी हो सकता है कि हम इसको v की जगह हम रख दें, v इक्वल आई आर होता है ना, तो आई आर, और आई तो पहले से ही है तो आई स्क्वायर आर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया पावर का। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए पावर के, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि पावर क्या होती है, द एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम, या हम कह सकते हैं द एनर्जी लॉस इन टाइम इंटरवल टी इज कॉल्ड पावर। जो आप बिजली का बिल भरते हो ना, वो इसी चीज का भरते हो कि आपने कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी, कितनी एनर्जी को आपने काम में लिया है, अपने मतलब लाइट वाइट में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, इसी चीज का आप भरते हो बिल, ठीक है। पावर की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो होती है वॉट। इसको किस में मेजर करते हैं, वॉट में, एसआई यूनिट क्या है इसकी, वॉट, ठीक है। अब हम जो प्रैक्टिकली जो यूनिट यूज करते हैं जिससे हमारा बिल आता है, वो होती है हमारी, वो हमारी कौन सी यूनिट होती है, वो हमारी यूनिट होती है 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर के, इसमें 1 किलो वॉट आवर में कितने वो होते हैं, 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है वो देखिए, 1 किलो मतलब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, वन किलो। अगर हम एनर्जी की यूनिट देखें
तो 1 किलो में 10⁻³ वॉट का हम वॉट लिख देते हैं यहाँ पर, और इसका लिख देते हैं हम ये। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दें हम तो 1.6 × 10⁻6 जूल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी 1 किलोवाट आवर की यूनिट आ गई। ठीक है, 1 किलोवाट आवर की ये आ गई यूनिट हमारी। कितने 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, वो होती है 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, 6 जूल। अच्छा, अगर हम 1 किलो वाट निकालें तो कितने, 1 किलो वाट में कितने होते हैं, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। ठीक है। अच्छा, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक आती है 1 HP, इसका मतलब होता है हॉर्स पावर। ये ज़्यादातर जो हमारी इंजन वगैरह होते हैं ना, कार के या बाइक के, उनमें मेजर की जाती है। तो 1 आवर में 746 वॉट होते हैं, 746 वॉट। तो ये था हमारा पावर के बारे में कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर हम कहते हैं कि द एनर्जी लॉस इन टाइम इंटरवल टी इज कॉल्ड पावर। यूनिट याद रखिएगा, यूनिट होती है वॉट, वॉट पावर की। ठीक है, अब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे। अब ये हमारे 2 न्यूमेरिकल हैं, इन्हें हम करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट। तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो दिया हुआ है हमें 200 वोल्ट का, वोल्ट। और पावर कितनी दी हुई है, हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, वो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वही हमारी पावर कहलाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था द इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस इन टाइम इंटरवल टी इज कॉल्ड पावर। तो पावर को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, P = V²/R। ये फॉर्मूला आया कहाँ से था, वो आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिए। तो P की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, इसकी रख देते हैं स्क्वायर, और आर की तो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 40,000, और ये 100 से कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस का, 400 ओम। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट है। सेकंड वाला देखते हैं, इसमें कह रहा है वो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 20 वोल्ट। क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 20 वोल्ट, 20 वॉट। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है वो 15 वोल्ट। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड हाउ मच होगा यहाँ पे, फाइंड हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एट 12 वोल्ट्स। तो 12 वोल्ट्स पे कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, मतलब पावर की कह रहा है कि पावर कितनी कंज्यूम्ड होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकाल लें कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो P = हम देखते हैं V²/R, और R यहाँ से हमें मिलेगा
15 का स्क्वायर कितना होता है, 250 होता है, और r का स्क्वायर कितना होता है, तो r तो ये 20 है ही। अगर हम इसको 5 से काटें तो ये 4 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 45 बार। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया R इक्वल 45/4। अब हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए 12 वोल्ट्स पे, उसको हम क्या कर लेते हैं, P डैश मान लेते हैं। लेट P डैश, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, पावर के बराबर। P डैश बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed at 12 volts। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व किए देता हूँ मैं आप इसको, ये जो नेक्स्ट पार्ट है। तो P डैश इक्वल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर, या इसको बी डैश भी लिख सकते हैं। आर हमारे पास पहले से ही है। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 4/45। यही तो होगा, 4/45 हो जाएगा। ठीक है, 4/45। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं हम, P डैश 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एक 17, 4 1 जा 4 और एक 5, और ये 45। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको, मैंने फ्रैक्शन में आंसर निकाल दिया है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रहे हमारे 2 लास्ट न्यूमेरिकल, इनको करने के बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है 3rd वाला, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट जनरेटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया जनरेटर का, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, द करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें, 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, हमें तो पावर निकालनी है बल्ब की, पावर क्या होगी। ओके, पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल वी आई, P इक्वल वी आई, P इक्वल वी आई। अब हम क्या करेंगे, P इक्वल वी आई, अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, और क्या 0.5, 5 टू 10, 5 टू 10 और एक 11, 110 वॉट की पावर आ जाएगी। ओके, इस वाले को करते हैं। इसमें एक करेक्शन है, पावर एंड एनर्जी ऑफ द मोटर, पावर एंड एनर्जी ऑफ द मोटर इन 2 आवर। यही करेक्शन था बस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर निकालेंगे। पावर कैसे निकालेंगे, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। आई की वैल्यू दी है 5 एम्पियर, और बी की वैल्यू दी है 220 वोल्ट। सबसे पहले हम पावर निकालेंगे, P इक्वल वी आई होता है फॉर्मूला,
तो v की वैल्यू है 2, 5, p इक्वल आ गया, p इक्वल कितना आ गया 2 5 10 और 2 5 10 हो जाएगा 1100 वॉट पावर आ गई। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे? पावर का हमें पता है क्या होता है, W/T, जो कि एनर्जी के बराबर है। मैंने आपको बताया था W एनर्जी के बराबर होता है। तो इसको हम E लिख सकते हैं क्या, E/T, और E/T, और ये भी किसके इक्वल होगा, VI के। तो E इक्वल क्या हो जाएगा, VIT। V की वैल्यू रखेंगे, I की वैल्यू रखेंगे और T की रख देंगे। ये रखी थी I थी इतनी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी आ जाएगी हम पे, ये हमारी एनर्जी आ गई, ये पावर। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल जो कि खत्म हो चुके हैं अब, और इसी के साथ हमारे चैप्टर भी एंड हो चुका है, इसकी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट का, जो कि हमारा 13 चैप्टर है NCERT का। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है कैसा भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का डेफिनेटली जवाब दूंगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खूब खाना खाइए जी भर के। थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय।